हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू। सर, पहला सवाल है आपसे कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका एजुकेशन कहाँ कहाँ तक हुआ है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सुभाष शेरवळे। मैं मूल मेरा गांव कोटग्यालवाड़ी, तालुका भालकी, डिस्ट्रिक्ट बीदर, कर्नाटका। ये एक बॉर्डर क्षेत्र है हमारा। और मैं एक किसान के घर से बिलोंग करता हूँ। और गांव में ऐसा कोई शेरवळे फैमिली के ज़्यादा घर नहीं, 2 घर है। मेरे बड़ी चाचा और हम, हमारे पिताजी, हम दो घर हैं। दोनों में से हम 4-5 भाई हैं। मेरा सगा भाई एक है। उसमें से डिग्री तक एजुकेशन लेना हम सिर्फ, एक हमारा कजन ब्रदर और मैं 2 ही। एक ब्रदर जो पुणे में रहता है और मैं इधर रहता हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ बड़ा नहीं है बोल के बोलने जैसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारी फैमिली पूरा, हमारे परदादा और दादा यही गांव में रहे। उसके साथ साथ हमारे पिताजी तीसरी पीढ़ी यही गांव में, हमारी चौथी पीढ़ी है इस गांव में। हमको थोड़ी ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी वो ज़मीन। ऐसा वैसा करके हमारे पिताजी वही खेत में, हमारे माताजी पिताजी काम करके हमको पला बड़ा कर बड़ा किए। 5वीं तक मेरा एजुकेशन यही गांव में कोटग्यालवाड़ी में हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी ने तय किए कि मेरे बच्चे को कुछ, मेरे बच्चे को अच्छा बनाना है, एजुकेशन देना है। उनके सामने कुछ जीवन में नया बदलाव लाना है तो सिर्फ एजुकेशन से ही होता है बोल के मेरे पिताजी को समझ में आया था। पिताजी का 7वीं 8वीं तक का शिक्षण कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मेरी माताजी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी इसमें, मगर उनका विचार बहुत उच्च था शिक्षण के इसमें कि मेरा बेटा एजुकेटेड होना, ये थोड़ा एजुकेशन में होशियार है, इसको एजुकेशन सिखाएंगे। और पिताजी की एक ही इच्छा थी, ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर बनाएंगे इनको। टीचर बोले तो उनके लिए बहुत बड़ी डिग्री थी, बहुत बड़ी नौकरी थी। और टीचर बनाने के लिए एजुकेशन अच्छा देना है करके मेरे को भालकी सत्य निकेतन हाई स्कूल में पढ़ाए। प्राइमरी 2 साल और हाई स्कूल 3 साल, 5 साल में वहाँ पढ़ा। उसके बाद में मेरा परसेंटेज अच्छा था 10th को। उसके बाद में मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कॉलेज पढ़ा। कॉलेज के बाद में मैं बिजनेस करना बोलकर चाहा, मैं बिजनेस करूँ। बिजनेस के लिए पैसे नहीं जुटे मुझे, इसलिए पिताजी बोले वहाँ भालकी बड़ा तालुका प्लेस में तो बिजनेस डालना पॉसिबल नहीं। तो बोले कि तो गाँव में एक किराना दुकान डाल, हमारी खानदानी बिजनेस है, हमारी दादी चलाती थी, बाद में हमारे पिताजी चलाए। वही बिजनेस बहुत दिन से बंद है, वही चला। मैं वही एक 3-4 हज़ार रुपये का किराना भरकर भालकी से मैं एक 2 साल गाँव में बिजनेस चलाया। उसके बाद में मेरे परसेंटेज अच्छे थे, मैं फॉर्म भरा जब B.Ed। ऐसा तो मेरे को, मेरा साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा बायोलॉजी अच्छा था, मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना था, परिस्थिति के हिसाब से हम नहीं जा सके। तो पिताजी बोले टीचर का फ्री नंबर लग रहा है तेरे को D.Ed का, तो टीचर बन सकता है। तो टीचर बनने के लिए D.Ed कोर्स को मेरे को गुलबर्गा भेजा। गुलबर्गा एजुकेशन होने के बाद में 1-2 साल में बहुत टीचर बनने के लिए ट्राई किया। कर्नाटक में थोड़े परसेंटेज में एक एग्ज़ाम में गया। महाराष्ट्र में जब नंबर लगा तो महाराष्ट्र से क्या हुआ बोले तो उधर से एक नया GR आया कि कर्नाटक के बच्चों को एग्ज़ाम के सिवा नहीं लेना। इसके लिए वहाँ से हम वापस आए। वापस आके मैं नर्वस हो गया। उसके बाद में मैं बिल्कुल भी किसी भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरने को नहीं गया। मैं एजुकेशन पूरा ही छोड़ दिया, मैं समाज सेवा में लग गया। लोकमुद्रा ग्रुप स्टार्ट होने से पहले आपका बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस है क्या? बोले तो ये बैंकिंग का जो बिजनेस है पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। तो मेरा मैथमेटिक्स पैदाइशी कमजोर है। 7वीं का बोर्ड था, उसमें मेरे को मैथमेटिक्स में 40 मार्क्स है। 10th बोर्ड में सत्य निकेतन में मेरे को 40 मार्क्स है। 12th में भी मेरे को बाउंड्री पास 40 ही मार्क है। तो बैंक ध्यान में आना, दिमाग में आना, वैसा तो ये हमारे बस की भी बात नहीं है। जो 1982 में मेरे पिताजी का SBS का एक पासबुक है। जब भी हमारे पिताजी बैंक में सबसे पहले गांव में अकाउंट, हमारे एक उनके दोस्त SBS में हेड कैशियर थे, तो हमारे गांव में सबसे पहला 1982 में जो पासबुक है हमारे पिताजी खोले सो है। उनका ध्यान बैंक तरफ था। लोगों के हाथ में हम पैसे दिए, हमारे पास जमा पूंजी करे सो, तो लोग हमको वापस नहीं देते, तो इसलिए उन्हें बैंक में रखना बोल के
जब पासबुक निकाले सो है। बैंक का रिलेशन बोले तो हमारा उतना ही। तो ये बैंक करना तो हमारे बस की बात नहीं, जिसके पास पैसे है वही बैंक कर सकता है, ऐसा ही कुछ था। तो मैं ये बनना बोल के मेरे दिल में कुछ भी नहीं था, कुछ भी बनना बड़ा बनना बोल के मेरे दिल में था। इसलिए मैं बहुत बड़ा बनने की कोशिश में समाज सेवा में लीडरशिप किया, सब समाज सब जातियों के साथ लीडरशिप किया। उसके बाद में समाज सेवा की लीडरशिप करते करते मैं पॉलिटिक्स में 2012-13 में आया। तो केजीपी में हम काम करें, बीके सिद्धराम साहब के साथ काम करें। राजकीय कैसा रहता है बोले तो मैं वहाँ सीखा, वहाँ देखा। और राजकीय में बीके साहब हार गए। हारने के बाद मैं बहुत मेरे बारे में, खुद के बारे में सोचा। आज तक समाज सेवा करे, कुछ धंधे करे, कुछ उल्टा हो गए, सीधा हो गए, मेरे ऊपर कर्जा था। तो मैं मेरे हिसाब से अगर सोचने गया तो मैं ग्राम पंचायत का भी सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष बनने की तो बात दूर है। तो ये मेरे लिए, ये झड़पी, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। मैं समझा कि ये पॉलिटिक्स हमारा पेशा भी नहीं है, हमारा काम भी नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। आज से पॉलिटिक्स बंद। जो 2013 में पॉलिटिक्स बंद बोल के मैं बाहर निकला तो आज तक किसी पॉलिटिक्स पे फंक्शन को भी नहीं गया और सब छोड़ दिया। कुछ तो बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। इसमें बहुत सालों से मेरे दिल में एक विचार चल रहा था कि हमें कोऑपरेटिव बैंक सबको साथ लेके हम कर सकते हैं। उसका स्टडी किया। मैं 2012 में एक रजिस्ट्रेशन करते करते हम सब संगठन की युवाओं ने मिलकर करते करते वो बंद कर दिए। उसके बाद में 2015 में और मैं इसके पीछे पड़ा। 2016 में हम एक बैंक करेंगे। बैंक इसलिए करेंगे कि मार्केट में जब मेरा मोबाइल दुकान भलकी में था, उसके बाद में थोड़े दिन मैं जनरल स्टोर चलाया, तब समझ में आया कि मेरे को दसरा दीपावली में जब भी कुछ ज्यादा पैसा लगता है तो 5 के ब्याज के सिवा नहीं मिलता है। बैंकिंग के कैलकुलेशन में वो 60% का ब्याज होता है। तो 60% का ब्याज के पैसे ले रहे, कोई 120% से पैसे ले रहे मार्केट में। और जो सही भरने वाले हैं, सही पैसे वापस करने वाले हैं, उसको भी यही रेट में मिल रहा है पैसा। तो ये जो साहूकारी पकड़ ले रहा है मार्केट में और युवाओं को बाहर आना बोले तो पैसे की जरूरत है, सबके घर में पैसा नहीं है। तो पैसे की कुछ तो कुछ हम युवाओं के लिए, हमारे जैसे बिजनेस करने वालों के लिए कुछ उपलब्ध करना है तो कम से कम ब्याज से पैसे बोले तो हम बैंक से उपलब्ध कर सकते हैं। और बैंक से पैसे यानी कि वो पैसे घर के नहीं लगते, पब्लिक से फंड लेके पब्लिक को दे सकते हैं हम। मेरे वो बिजनेस बहुत अच्छा 2010-11 में ही समझ में आई थी। 12 में काम फेल हो गया। उसके बाद में मैं 16 में ट्राई करके नोटबंदी के पीरियड में मेरा रजिस्ट्रेशन मिला और 2016 में लोक मुद्रा के नाम से मैं एक कोऑपरेटिव बैंक ओपन किया। ऐसा तो बैंक करना बोले तो दूसरा एक मतलब क्या था बोले तो मैं किसी के पास एजुकेटेड होकर नौकरी मांगने जा रहा था। तो नौकरी मिलने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे जैसे पढ़े तो कितने तो बच्चे होंगे। मेरा सबसे बड़ा एम क्या था बोले तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम रोजगार देंगे। बिजनेस कर रहे बोले तो कमाई जरूर करेंगे, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार देंगे, उसके साथ साथ बैंक को ब्रांड करेंगे, हम खुद भी कुछ बड़ा होंगे। इस हिसाब से आए और 8 साल में बहुत अच्छा सा हमारा बैंक सक्सेस हो गया। बहुत लोगों ने हमको सपोर्ट किया। एक बैंक मैं उसका फाउंडर हूँ, मैं एक विजन रख के किया, मगर उसके साथ साथ मेरे एम्प्लॉयज है, मेरे कस्टमर्स है, मेरे लोन के कस्टमर हो, मेरे डिपॉजिटर्स हो, बहुत बहुत सपोर्ट दिया सभी लोगों ने और सभी समाज के लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिया। इसलिए मेरा बैंक इतना बड़ा हो सका और हम ये काम कर सके। सुनने में आया है कि आप अर्ली लाइफ में संभाजी ब्रिगेड के कुछ अध्यक्ष वगैरह थे बोलकर, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जब मैं 2007 में मैं एजुकेशन कंप्लीट करके जब मार्केट में आया तो मेरे को थोड़ा स्टेज करेज था, भाषण करने की मेरे पास शैली थी। मैं स्टेज पे बचपन से भाषण देता था, मेरे गांव से भाषण देता था। मेरे गुरु जो भलकी में सरस्वती स्पोकन क्लासेस लेते, ज्ञानेश्वर बाजीपड़े सर, ये मेरे मूलतः मेरे गुरु, मेरे को एजुकेशन देने वाले, मेरे दिमाग में बड़े सपने डालने वाले और स्टेज के ऊपर कैसा बात करना है, क्या बात करना है, वो सब सिखाने वाले मेरे एक में गुरु है। गुरु ने मुझे भाषण सिखाए थे, मैं वही शैली से मेरे
बचपन से था कि कुछ मैं लीडरशिप कर सकता हूँ, स्टेज में बात कर सकता हूँ। तब मेरे को भाल्की में जाने के बाद सतीश सूर्यवंशी मिले, वैजनाथ तगारे जी मिले, ये सब मेरे से सीनियर लोग जो मिले और मेरे को स्टेज पे ज़्यादा से ज़्यादा बार उन्हीं मेरे को स्टेज पे बिठाए और वो नीचे बैठे, मेरे को लीडर बनाए। संभाजी ब्रिगेड में गया, मैं बामसेप का कैडर किया। वो सब करने के बाद मेरे को इतिहास के बारे में ऐसा पता चला कि इतिहास कुछ अलग ही चल रहा है और सही इतिहास कुछ अलग ही है। इसमें मैं बहुत सारे भाषण सुना, बहुत सारी किताबें पढ़ा। इसका कम से कम मैं 12-15 साल तक उस संगठन में काम किया। कर्नाटक में जब संगठन आई थी, मैं सबसे पहला तालुकाधीश भाल्की का था। तो उसके बाद में मैं 2013 में राजकीय पीरियड मई में खत्म हो गया। इसके बाद में अक्टूबर में मैं जिला अध्यक्ष बना। 6 अक्टूबर 2013 में जिला अध्यक्ष बन के काम किया। उसमें बहुत सारे युवाओं बच्चों को साथ में लेकर, हमारे सभी दोस्तों को साथ में लेकर हम बहुत बड़ा संगठन किए और उस संगठन से ही मेरे को फेस वैल्यू मिला है। ये सुभाष शिरोळे है बोल के लोग पहचानते थे मेरे को। उसी पहचान के वजह से, उसी सब हमारे युवा दोस्तों के साथी के वजह से, मेरे को फेस वैल्यू मिलने की वजह से मैं इतना बड़ा सोच सका कि मैं एक बैंक चला सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी जान पहचानने वाले थोड़े लोग हैं। और उस संगठन में कहीं मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और वो बातों में से समझ में आया कि कोई भी छोटा आदमी एक बड़ा सोच तो सकता है और जो सोचने की हिम्मत करता है वही प्रैक्टिकल कुछ कर सकता है। वो जो मुझे संभाजी ब्रिगेड ने जो भी कुछ दिया और मेरे साथीदारों ने दिया, वो मेरे जीवन में उसकी अहम भूमिका है। इतना बड़ा सर, भाल्की तालुके में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो 15-20 साल 25 साल से चल रहे हैं, बट आज तक दूसरा ब्रांच उन्होंने ओपन नहीं कर सके। बट आप 2016 में आके 2024 के बीच में 8 साल के गैप में आप 20 से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं और बहुत सारे सेक्टर्स पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है सर? मैं जो भी करता हूँ उसके बारे में बहुत सारी स्टडी करता हूँ। मैं कुछ भी करूँ, एक छोटा भी कुछ काम करने लगा तो उसके बारे में बहुत स्टडी करता हूँ। मेरा सबसे फार्मूला बड़ा, और मैं किस फार्मूले के ऊपर यहाँ तक आया बोले तो मैं सबसे पहले ज़्यादा होमवर्क करता हूँ। मेरे को होमवर्क करने की बहुत आदत है। नोटबुक में लिख के होमवर्क करने की बहुत आदत है और उसके साथ साथ मैं उतना हार्डवर्क भी करता हूँ। मेरे साथ जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, मेरे साथ जो हेड ऑफिस में काम करने वाले टीम है, मेरे बैंक में जो मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज़ है, और उसके साथ साथ मेरे साथ में जो रहते हैं, मेरे ड्राइवर्स है और मेरे जो घर में लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स है, उनको मालूम है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। ये यहाँ तक जाना ऐसा ही ईजी नहीं रहता, और वो जाना करना बोले तो मेरे ऊपर किसी का ये कर्ज बोल के प्रेशर नहीं है, ये मेरा पैशन है। और मैं सुबह कभी कभी 5 बजकर उठ के निकल जाता हूँ तो 12 बजे तक मेरे को घर नहीं मिलता। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चों को भी मेरे साथ रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। ये सही बात है, मेरे साथ रहने वालों को मालूम है। मैं सुबह उठ के 6 बजे बाहर पड़ा तो अभी इधर है, अब निकला तो 12 बजे तक नहीं आता। हम जब कोई बड़े काम के पीछे लगते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ भूल के हम पब्लिक लाइफ ही ज़्यादा जीना पड़ता है। और बिजनेस के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और हर बात के ऊपर एक अगर बात करनी है तो 10 जगह पे खोज पे मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करने के बाद में उसमें जो मेरे को वो स्टडी से निकलता है उससे मैं भारी क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और मैं ये बैंक चालू करने के बाद में 2019 में जो कोविड आया, 2020 में इधर ज़्यादा पकड़ लिया, उसमें हमारी बैंक बहुत परेशानी में थी। 5-7 करोड़ तक का ही व्यवहार था, परंतु 7 करोड़ के व्यवहार में जो पूरे पैसे लोन में गए थे और हर एफडी का कस्टमर आके ठहरा था, क्योंकि घर में बैठ के कुछ काम नहीं था। कोई खेती का काम निकाल रहा था, कोई शादी का काम निकाल रहा था, कोई घर बनाने का काम निकाल रहा था। तब सबसे ज्यादा लोगों को पैसे की जरूरत थी और हम सब दुकानदारों को, बिजनेसमैन को लोन दिए थे। सारे के सारे दुनिया के दुकान एक साथ बंद होंगे, किसी को मालूम नहीं था, या ऐसे ही बंद हो गए। वो बंद होने के बाद में हमको बहुत तकलीफ आई। मैं प्राइवेट फाइनेंस बहुत निकाला, मैं इतना प्राइवेट फाइनेंस निकाला कि मैं हद से बाहर गया।
तब इतना प्रेशर हो गया कि जब उस टाइम में मेरी उम्र 35-36 थी, उसमें मेरे को बीपी की गोली चालू हो गई, जो 60 साल की उम्र तक नहीं लगती। इतना प्रेशर हो गया। 1.5 करोड़ प्राइवेट बाकी कैसा आदमी झेप सकता है? 3 का ब्याज, 5 का ब्याज, 6 का ब्याज, डेली 1 लाख रुपए को 200 रुपए के पैसे में 45 लाख रुपए निकाला था। ऐसा प्राइवेट बाकी लिया, मगर मेरे कस्टमर को कभी तकलीफ होने नहीं दी। पुलिस बाहर आने नहीं दे रहे थे। तब हमको भी तहसीलदार से कोई सिक्का मिला था, वो गाड़ी को लेके मैं खुद गाड़ी चलाता था। हमारे मैनेजर गाड़ी में बैठ के पैसे लेके घर घर तक जाके मैं पैसे दिया। उसके ऊपर लोगों को इतना विश्वास आया कि बच्चा हमको घर तक पैसे लाके दिए। उन्हीं उनके रिश्तेदारों में ये जो वो मंदी थी, वो एक बहुत बड़ी संधि थी। वो जो प्रॉब्लम पीरियड था, वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा पीरियड था। वो पीरियड में बहुत अच्छा सर्विस दिया। और लोन प्रोडक्ट जो बनाया मैं 121 दिन का लोन प्रोडक्ट जो बनाया, उसमें मेरी बैंक बहुत बढ़िया गई। आज कम से कम इस बीदर डिस्ट्रिक्ट में 10 कोऑपरेटिव बैंक वो लोन प्रोडक्ट की कॉपी मार के चल रहे हैं, और बहुत खुशी है मेरे। कोई भी करो काम अच्छा करो, पब्लिक के लिए जो अच्छा पड़ता है, कम ब्याज के पैसे तुम उपलब्ध करके दे रहे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बैंकिंग छोड़ के आप नेक्स्ट लेवल एग्रो में आए, अब किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा सर एग्रो में? 1 साल 1.5 साल हो गया आपको एग्रो में भी आके। मैं मूल किस फैमिली से था बोले तो किसान की फैमिली से आता हूँ। उसके सिवाय हमको ज़्यादा नॉलेज किसका भी कुछ नहीं, और ज़्यादा नॉलेज यानी कि उसका सुख और दुख, उसके अच्छा वक्त और उसका किसान का बुरा वक्त, और उसके किसान को कितने प्रॉब्लम है मैं खुद जानता हूँ। मैं हमारे पिताजी पहले से ऐसे थे कि जिस दिन छुट्टी है वो किसी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने नहीं देते थे। बड़ा प्रेशर रहता था, हम खेत को ही जाना, खेत में ही काम करना। ऐसा कौन सा भी काम नहीं है मेरे को खेत में नहीं आता बोल के। वो धूप काली में ऊन कैसे, वो धूप कैसी लगती है, और बारिश के पीरियड में धूप कैसी लगती है, जब हार्वेस्टिंग चलता है, काटना चलता है, तब धूप कैसी लगती है, वो जो खुद जाके काम करता है उसको मालूम। और किसानों को तो हर बात का प्रॉब्लम है। और हम जब दसरे को कपड़े अगर लेना बोलते थे तो कितने दिन घर में इंतजार करना पड़ता था उस पैसे का। मैं किसान का बेटा होने के नाते मेरे को बहुत अच्छा मालूम है, इनकी कुछ तकलीफ दूर कर सकता हूँ क्या। मैं बिजनेस में आया, बिजनेसमैन की तकलीफ कम करना, कम ब्याज से पैसे में उपलब्ध करा के देना, इसके लिए मैं बैंकिंग में आया। मगर मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए कुछ कर सकता हूँ। एक प्रोडक्ट मैंने राउंड अप बोल के एक प्रोडक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट मैंने 400 रुपए पे लाया। उस प्रोडक्ट में चुप मैं हमाली कर रहा हूँ, बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर रहा हूँ, मगर कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट को लोग पहचानते, उनको ज्यादा जरूरत है। जितना घास होता है उतने निकालने के लिए मैन पावर किसानों को कम पड़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट में डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम करके दे दिया। सीड्स में मैं बहुत रेट कम रखा हूँ, सेम क्वालिटी और कम रेट में मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे पीछे किसान आने वाले। और जितने मेरे बैंक के कस्टमर्स थे वो सभी कस्टमर्स का एक कहना था, सर आप किसानों के लिए कुछ करें। और मेरा कस्टमर में 50% से ज्यादा किसान था। कोई अगर गवर्नमेंट जॉब वाला है, कोई बिजनेसमैन भी है, तो उसकी थोड़ी ना थोड़ी खेती है। तो 75% लोग ऐसे हैं कि वो किसान से, वो खेती से कुछ तो कुछ रिलेटेड है। तो उनका सबका कहना था कि मार्केट में बहुत अच्छा चलाने वाले भी किस एग्रो फर्टिलाइजर बहुत है। वो एग्रो फर्टिलाइजर के साथ साथ वो ओरिजिनल या डुप्लीकेट, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और 75% लोग बहुत अच्छे चला रहे, 80% लोग अच्छे चला रहे, उसमें 20% ऐसा ऊपर नीचे होता है। फिर भी एक सबका कहना था कि आप किसानों के लिए एग्रो का शॉप खोलिए सर, भालकी में खोलिए बोल के बहुत जन का था। और उसके बाद भूलसोर में था। हम प्लान करें कि पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने ब्रांच है, हमारा पूरा फोकस बीदर डिस्ट्रिक्ट पे है। मैं आगे चल के भी इन फ्यूचर में बीदर डिस्ट्रिक्ट के बाहर कर्नाटक में एक भी कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच नहीं खोलने वाला। मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ, मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। बीदर डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले मेरा जो भी है मैं इधर लगाऊंगा एफर्ट मेरा, उसके बाद में कहीं बढ़ता है तो बढ़ने दो। और बैंकिंग का व्यवहार बहुत नाजुक है, इसलिए ज्यादा उसका कार्यक्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना नहीं है। इसके साथ साथ हम जो एग्रो करें, एग्रो बीदर डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में खोलना है।
और सबसे कम रेट में सबसे अच्छी सर्विस देना है, इसलिए मैं एग्रो के सेक्टर में। और आगे आपका एजुकेशन, हेल्थ और आईटी में आने का कुछ प्लान है, ऐसा सुनने में आया है सर, इसके बारे में? सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई ये मेरे को समझ में आया था, और सबसे बड़ी सेवा भी हम वहीं से दे सकते हैं। जो मैं एक छोटा सा टेस्ट करा, छोटा सा डायग्नोस्टिक सेंटर भलकी में लोकमुद्रा के नाम से खोल दिया है। तो मैं अभी उसके ऊपर मेरा टेस्ट है, कैलकुलेशन है। वैसा मेरे को बिल्डिंग और जगह नहीं मिल रहा है कि मैं बाहर एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर खोलूं, और ये टोटली डिपेंड ऑन डॉक्टर्स के ऊपर है बिजनेस। इसके साथ साथ मेरा एक ये है कि मैं जिस दिन बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर इस भलकी में, बीदर डिस्ट्रिक्ट में खोलूंगा, तो संडे के दिन बीपी शुगर टेस्ट तो मैं फ्री रखूंगा, सब मेरे पास आएंगे। और जितना हो सके उतना वो डायग्नोस्टिक का, लैब टेस्ट का, सारे के सारे रेट मैं 50% पे लाके छोड़ूंगा। कोई भी बिजनेस करने दो, क्योंकि मैं एजुकेशन होने के बाद फर्स्ट में मैं समाज सेवा में आया, बाद में बिजनेस में आया। तो समाज सेवा की तरह ही सोचूंगा। बिजनेस है बोले तो प्रॉफिट तो जरूर लेना है, मगर बहुत सारा प्रॉफिट अकेला नहीं खाना है। बहुत सारा प्रॉफिट में से आधा लोगों में बांटना है, और आधा हमारे बिजनेस और हमारा ग्रुप और ग्रुप के एम्प्लॉयज के लिए रखना है। वो जो आधा प्रॉफिट है, आधे में से आधा और एम्प्लॉयज में बांटना है, उसमें से आधा लेना है, यानी कि 25% ही मेरे को प्रॉफिट मेरे घर तक लाना है। उसके ऊपर हमारे अगले जनरेशन के लिए नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक मजबूत दिल का और मजबूत विचार का इंसान बनकर यहां तक आया, क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत कमजोर थी। और अच्छी परिस्थिति जब बन जाती है, अगला हमारा जनरेशन कमजोर बनता है। इसलिए 25% ही हमारे घर लाना है, बाकी 75% सब में बांटना है। ये हेल्थ सेक्टर में आने का। और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जिसको बैंकिंग में जॉब करना है, जिसको तहसीलदार बनना है, जिसको डीसी बनना है, ये बड़े बड़े पोस्ट पे जिसको जाना है, वो सारे के सारे लोग बल्लारी जाओ, बेंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, उधर ही क्लासेस को जा रहे हैं। मेरा होमवर्क चालू है, परफेक्ट वैसा पॉइंट, वैसा जगह, वो सब मैच नहीं हो रहा है, और उसको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। मेरे बिदर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग बेंगलुरु तक, दिल्ली तक जाके क्लासेस लेके तहसीलदार, डीसी, बड़े कैप्टन के पोस्ट के ऊपर, मेजर के पोस्ट के ऊपर नहीं जा सकते, बैंकिंग में बड़ा पोस्ट नहीं ले सकते, वहां तक जाके लेने की सबके बस की बात नहीं है। इसलिए वो आईएएस क्लासेस, वो यूपीएससी, केएस, ये सारे के सारे क्लासेस, बैंकिंग के फाउंडेशन के लेके आईएएस तक के क्लासेस एजुकेशन के थ्रू से मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट में चालू करना बोल के मेरा बहुत इरादा है। बहुत दिन से मेरा होमवर्क चालू है। 15 दिसंबर 2026 के दिन मेरे बैंक को 10 साल पूरे होंगे। उसके बाद में मेरा इरादा है कि हमारे साथ जो काम करा वो आदमी अध्यक्ष बन के काम करे इसके ऊपर, जो मेरे घर का हो, फैमिली का हो, मेरे साथ काम करे सो हो। 10 साल के बाद वो अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद में वो मैं एकेडमी खोल के पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बेंगलुरु और दिल्ली की क्लास में बिदर डिस्ट्रिक्ट में दूंगा। सर आईटी सेक्टर का क्या प्लान है सर? आईटी सेक्टर का जो प्लान है, जो कोई फॉरेन में जॉब करके आके तमिलनाडु के गांव में जोहो जैसी कंपनी चलाता है, पूरे देश में और प्रदेश में फैला सकता है एक खेड़े गांव में बैठकर। जो हमारे गांव में भी मैं छोटा रहे, जब मेरी लोक संख्या 400-500 वोटर्स थे, अब क्या 900-1000 तक आए मेरे गांव के। ऐसे ही छोटे गांव में रहकर वो एक जोहो नाम की कंपनी चला सकता है। तो आईटी सेक्टर में एक हमारे दिमाग में पक्का बैठा है कि हम डिग्री के सिवा काम नहीं कर सकते। मेरी कोई बैंकिंग में डिग्री नहीं, बैंक चालू किया, सभी साथीदारों का साथ लेकर एग्रो की डिग्री ने मैं एग्रो चालू किया। एजुकेशन की डिग्री है तो छोटे प्राइमरी टीचर पोस्ट की मेरी डिग्री है। मैं आईएएस की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो जोहो का आदमी भी 10वीं फेल पास के बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग देके उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा है। वो तमिलनाडु में, हमारे दक्षिण भारत में ही बना रहा है। हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हमारे एकेडमी से क्लासेस खोल के उधर 10वीं 12वीं के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं क्या? उसको कोडिंग 6 महीना 1 साल सिखाने के बाद वो कंप्यूटर में पूरी डेवलपिंग में काम करेंगे। ऐसे कुछ हम मास्टर्स लाएंगे सिखाने वाले।
और वो मास्टर्स लाके पूरे 10वीं 12वीं के बच्चों को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। और बना के अब इतने सारे बैंक है हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में, आजू बाजू में सब बहुत सारे बैंक है, अभी भी 20% बैंकों में सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। ये क्यों ज्यादा हो रहा है बोले तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग सारे इंजीनियर्स हैं, उसको सैलरी ज्यादा इसलिए ज्यादा है। अगर 10वीं 12वीं के बच्चे कोडिंग सीख के 50% के सैलरी पे वो अगर बनाएंगे, काम करेंगे, वो सॉफ्टवेयर 50% में मिलेगा। लोकल का सॉफ्टवेयर रहने की वजह से हम कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। हम छोटे छोटे दुकानदारों के लिए अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, बड़े होलसेलर के लिए अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। इतने सारे स्कूल चल रहे हैं, अभी भी स्कूलों में सॉफ्टवेयर का कोई पता नहीं, वैसा ही थोड़ा फीस लेने के लिए इतना सॉफ्टवेयर यूज करें, बाकी कुछ भी नहीं। एक बच्चे को हम एक कोड देंगे, वो कोड के ऊपर वो बच्चे का कौन से सब्जेक्ट में क्या लेवल है वो सॉफ्टवेयर करेगा। अब हम इतना दुनिया इतना बड़ी बनने के कारण और इतना आगे जाने का कारण ही टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में सबसे अहम भूमिका सॉफ्टवेयर है। तो हम आईटी सेक्टर में आके वैसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। हम दूसरे जो कंपनी बनाए वो नहीं करेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर में जो लोग दूसरे करे वो नहीं करेंगे, हम बैंक में भी दूसरे लोग जो करे वो नहीं करें। मेरे को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर बोलता है, कोऑपरेटिव आप कोऑपरेटिव में आने तक अलग था ट्रेंड, और आप आने के बाद ट्रेंड अलग चालू है। हर कोई कोऑपरेटिव डाल रहा है, तुम्हारा देख के तो पहले बोलेरो ले रहा है, बोलेरो के ऊपर नाम लिख रहा है, और हर कोई, मैं रॉयल प्रिंटर से मैं सब प्रिंट कर लेता हूँ, हर कोई उधर जाके पूछ रहा है कि मेरे को लोक मुद्रा के सभी डॉक्यूमेंट्स बना के। तो एक भी डॉक्यूमेंट्स मेरा बैंक चालू होने से पहले एक भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से मिलता जुलता नहीं है। मैं 100 बैंकों का स्टडी करके एक डॉक्यूमेंट निकाला, उससे भारी क्या बन सकता है। मेरा मिलता जुलता कुछ भी नहीं। सब लोग वो अगर कॉपी भी करके मार सके तो उनको सीखने में 2-3 साल लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम ज्यादा होशियार है, हम स्टडी करें, आप भी स्टडी करो, मेहनत करो, आप भी ऐसा बनेंगे। आप कोई, हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग का ट्रेंड बिल्कुल नहीं था। तो जो कोऑपरेटिव के लोग बना रहे हैं, हमारे फेडरेशन के लोग बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंकिंग का ट्रेंड जो भी आया लोक मुद्रा के बाद आया और आप लाए। हम कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही, अलग देने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकिंग और एग्रो के मिला के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं सर आपके पास? हमारे कर्नाटका बैंकिंग का अलग डिवीजन है, और महाराष्ट्र बैंकिंग का अलग है, और बीदर डिस्ट्रिक्ट में एग्रो का अलग है, और हमारे दूसरे सारे बिजनेस के अलग है। सब मिलाकर करीब करीब मेरे हिसाब से 250 प्लस हमारे एम्प्लॉयज़ आज के डेट में। सर एक 20-25 एम्प्लॉयज है तो संभालना मुश्किल हो जाता है, आप 250 प्लस एम्प्लॉयज संभाल रहे हैं सर। इसके पीछे कुछ प्लानिंग है आपका, क्या राज है, थोड़ा लोगों को बोल सकेंगे सर आप? देखो, ऐसा कुछ इसमें क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें एक ही है, हम राइट जगह पे राइट पर्सन बिठाना हमारा काम है। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए राइट पर्सन ढूंढते और राइट पर्सन में बिठाता हूँ, और उसको फॉलो करने के लिए टीम बनाता हूँ, और वो फॉलो के ऊपर ही काम चलता है। और इतने सारे अब सब मिलाकर एक 30 प्लस ब्रांचेस हो रहे हैं, उनके मैनेजरों को भी 10-10 मिनट बात करना बोले तो मेरा 300 मिनट उधर ही जाएगा। और सभी मैनेजरों से बात करने के बजाय हम हेड ऑफिस को एक आदमी बिठाते हैं और मैनेजमेंट में एक आदमी लेते हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़ा ऐसा चेन बना के जिनका उनको देखने के लिए आदमी रखकर राइट पर्सन को राइट जगह पे बिठाकर हम काम करते हैं, और इसके ऊपर ही चल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई ऐसा बहुत बड़े फैमिली से और मैं मालिक बनने के काबिल ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ नौकरों की तरफ से, क्योंकि मैं भी नौकरी करके आया हूँ। मैं भी किसी के इसमें, मैं हैदराबाद और मुंबई में मैं थोड़ा नौकरी करके आया। वो नौकरी से मेरे समझ में आता है कि हम एम्प्लॉयज़ का सबसे पहले सोचें, उसके बाद में हम बाकी हमारे बिजनेस का सोचें। इसके हिसाब से थोड़ा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। जिन्होंने बिजनेस चालू किया उसका विजन है, वो उसका काम है, उसका पैशन था, उन्हीं चालू किया, तो उन्हीं सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ अच्छे आदमी ढूंढकर अपने बिजनेस में लाना होगा। वही राइट पर्सन को हमारे साथ में रखे तो बिजनेस 100% चलता है। 200-250 संभालने की बात नहीं। टाटा ग्रुप के लोग, रिलायंस ग्रुप के लोग, अदानी ग्रुप के लोग लाखों की तादाद में संभाल रहे हैं।
और टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहा है, उसके साथ साथ आदमी भी ढूंढकर उस जगह पे अच्छा बिठा रहे हैं, इसलिए सारे बिजनेस चल रहे हैं। उसी तरह हमारा भी चल रहा है, हमारा तो बहुत छोटा है उस सब के सामने। अभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर सर, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, कोई पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसा कभी दिखा है आपको सर? मैं 2016 से तो बिजनेस में आया। अब ये 15 दिसंबर को हमारे ग्रुप का 8th एनिवर्सरी है। 8 साल में कोई भी पॉलिटिशियन आज तक मेरे को किसी भी तरह का प्रेशर नहीं करा। और जितने भी पॉलिटिशियन के फोन आए मेरे को, फोन इसलिए आए कि कोई तो कोई उनका कार्यकर्ता रहता है, उनका बच्चा रहता है, मेरे को लोकमुद्रा ग्रुप में काम करना है, मैं इंटरव्यू दे के आया, मैं एग्रो सेक्टर में इंटरव्यू दिया, मैं बैंक सेक्टर में इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू में दिया, मेरे को लगाओ। तो मेरे को कौन सा भी पॉलिटिशियन, सबके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का लीडर हो, जनता दल का हो, और समाज सेवा का किसी भी समाज का लीडर हो, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। क्योंकि ना मैं किसी पार्टी के समर्थन में हूँ, ना किसी पार्टी के मैं विरोध में हूँ, और मेरे को किसी के समर्थन में विरोध में जाना भी नहीं। सबके साथ जो मेरा आज का रिलेशन है वही मेरे को लास्ट तक लेके जाना है। पॉलिटिशियन का फोन इसलिए आया कि ये बच्चों को ले सकते क्या, इस जगह पे रख सकते क्या, ले लो। और वो सब ने बोला कि आपको पसंद है तो ले लो, हमारा प्रेशर नहीं। और सबसे ज्यादा मेरे को डर ये था कि पॉलिटिशियन से मेरे को प्रेशर आएगा कि लोन इनको दो, उनको दो, इनको लोन करो, उनको लोन करो। आज तक मेरे को कोई पॉलिटिशियन का फोन नहीं। और मैं जब से बैंक डाला हूं तब से तो हमारे भलके के एमएलए ईश्वर खंडे साहब है। ईश्वर खंडे साहब का मेरा भी बहुत अच्छा रिलेशन है, कभी किसी बात का प्रेशर नहीं है। और इसलिए, और जब एक बिजनेसमैन बिजनेस सही करता है तो उसके साथ कोई पॉलिटिशियन वगैरह विरोध नहीं होता है। और बिजनेस करते करते हम पॉलिटिक्स करने गए, आज तक के बिजनेस हमारे फेल हो गए, ये पॉलिटिशियन मेरे को ऐसा करा, वो पॉलिटिशियन कैसा करा। ये बिजनेसमैन करने वालों को समझ में नहीं आता कब लोग पॉलिटिक्स में लेके जाते। और लोगों का सुन के लोगों के भयकावे में आकर लोग बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स में चला जाते, और किसी के तो समर्थन में आके किसी के तो खिलाफ बात करते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल आदत नहीं। सारे पार्टी के कार्यकर्ता मेरे बैंक के क्लाइंट्स है, मेरे साथ बहुत अच्छा मेरा सबका रिलेशन है। मैं सभी की बात चलती है, मैं किसी के बारे में गलत तो बिल्कुल नहीं बोलता, किसी के बारे में किसी के अच्छा ही बोला हूँ, मैं गलत नहीं बोलता। 8 साल में का मेरा रिकॉर्ड है। कोई भी बोलना ये पॉलिटिशियन के बारे में, यानी पीछे ऐसा बात करा, स्टेज के ऊपर की तो बात बहुत अलग है। स्टेज के ऊपर आए तो आदमी मीठा ही बोलता है, सब मीठा बोलते हैं, कड़वी बात बोलना नहीं चाहता। कड़वी बात बोलता है प्राइवेट में भी किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोलता हूँ। मेरे को रिलेशन किसके साथ खराब नहीं करना, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है, और हमको आगे चल के भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। इसलिए मेरा पॉलिटिशियन से सबके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, मैं ऐसा ही रखूंगा। थोड़े दिन पहले एक जलसा हुआ था मुस्लिमों की तरफ से, तहनियाती जलसा बोल के, उसका भाषण का क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गया था सर आपका, जिसमें 6 दिसंबर पे बात हुई थी, फिर उसके बाद में आप इतिहास बदलने के ऊपर बात करे थे, फिर शिवाजी महाराज के ऊपर बात करे थे। तो क्या इतिहास बदले ऐसा आपको लगता है? क्या सही में ऐसा कुछ है? मैं जब से समाज सेवा में हूँ तब से मैं इतिहास पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं विद्रोही संगठन में काम किया है, जो संभाजी ब्रिगेड है, बामसेफ है, ऐसे संगठनों में मैं जब से काम कर रहा हूँ तब से मेरे समझ में अच्छा सा आ रहा है कि इतिहास कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। ये अगर बात करें तो सामाजिक परिवर्तन की बात है, या धर्म परिवर्तन की बात है, ये बहुत सारे परिवर्तनों की बात है इस संगठनों में। मगर मेरे स्टडी से मैं महात्मा ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, बौद्ध, शिवाजी महाराज, बसवेश्वर, छत्रपति संभाजी महाराज, बहुत सारा इतिहास में पढ़ा हूँ। अगर इस सबका इतिहास अगर देखे तो ये सिर्फ इंसान के लिए काम करे सो लोग हैं, उनके धर्म में, जाति में बांटा गया है। जो मुस्लिमों का राज्य था उसमें हिंदुओं के लोग काम करें, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य था उसमें लोग मुस्लिम समाज के और इतर समाज के लोग काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ संगठन में काम करने वाले और सारे जातियों के लोग थे। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर दूसरे जातियों के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकते थे उनके संविधान में। वो सारे जो काम है वो सारे महापुरुष
अपने अपने जमाने में उस परिस्थिति के अनुसार सभी इंसानों का अच्छा सोचकर अच्छा ही काम किया है, मगर इतिहास कुछ और बताया जाता है। और मैं सबसे ज्यादा किसको मानता हूं, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा धार्मिक प्रभाव किसका है, तो तथागत गौतम बुद्ध का है। बुद्ध के जैसा ग्रेट साइंटिस्ट और बुद्ध के जैसा उपदेश करने वाला दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है, और उसके आगे भी नहीं हो सकता, मैं पक्का बोलता हूं। वो सारे धर्म में किसी ना किसी कोई ना कोई धर्म घुसकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखा है, किया है। आज के डेट में जितना भी हमारे देश में इतिहास है वो 50% से ज्यादा इतिहास गलत है। मूल था हजारों साल के पहले कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। अगर दुनिया के सारे बौद्ध की मूर्तियां जिस जिस म्यूजियम में हैं, जहां पे आज मौजूद है, वो अगर मूर्तियां सब एक जगह पे करके उसके फोटो निकाल कर भी हम स्टडी करने लगे तो सारा का सारा कोई भी धर्म हो कुछ ना कुछ बौद्ध से रिलेटेड है। बौद्ध उतना श्रेष्ठ आदमी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, और बौद्ध धर्म इस देश में पैदा हुआ। बौद्ध उस महान इंसान की मृत्यु भी महापरिनिर्वाण में यही देश में हुआ, मगर वो हमारे से बहुत दूर गया था वो था। और एक श्रेष्ठ आदमी पैदा हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फिर से हमारे देश को बौद्ध धर्म वापस लाए। ये सनातन धर्म और सनातन शब्द ही बौद्ध से रिलेटेड है, वो बौद्ध का है। सारनाथ में बौद्ध ने जब सबसे पहले उपदेश दे रहे थे, वो उपदेश में यही तो सनातन धर्म है, वो पाली भाषा में करे सो। यही आज का जो सनातन धर्म है वो बौद्ध का है। और सच जानने के लिए स्टडी बहुत होनी पड़ती है। और जितना भी मैं आगे की बात बोलता हूँ, हमारे देश में जैसी जैसी हमारे देश की परिस्थिति सुधर जाएगी, जितने लोग एजुकेटेड बन जाएंगे, जितने लोग इतिहास को खोजेंगे ढूंढेंगे, तब और 100 साल के बाद हमारा 60% देश बौद्ध रहेगा। ये मेरी चैलेंज आज के डेट में नहीं मानेंगे। और ये हमारे सारे धर्मों में कैसा है, किसी भी धर्म में हो, ये गरीबी मिटाने के लिए रातों रात का चमत्कार चाहिए उन लोगों को। इसलिए ये बाबा महाराज धर्म के पीछे पड़े। जिनको इसमें कुछ भी नहीं है, ये थोतांड है, ये पाखंड है, जिस दिन समझ में आया वो सबके अब। और बौद्ध की सबसे बड़ी ये बात है, न उन खुद को मसीहा मानते हैं, न उन्हें खुद भगवान मानते हैं। मैं मार्गदाता हूँ, मार्ग बताता हूँ, मैं उपदेश करने वाला हूँ। तो सिर्फ उपदेश की बात कर रहा है। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा महामानव, वो उपदेश की बात कर रहा है, तो सिर्फ उपदेश दे। इतना सही, इतना सरल इंसान को मार्ग दिया। 100 साल के बाद हमारा देश भी 60% बौद्ध रहेगा और आधी दुनिया भी बौद्ध रहेगी। आज भी आधी से कम दुनिया बौद्ध ही है, आधी से ज्यादा दुनिया कल चलकर। अगर इंसान इंसानियत के रास्ते से सही चलना है तो मेरा पर्सनली ऐसा कहना है, झूठ भी हो सकता है, मेरा पर्सनली कहना है कि हम बौद्ध को ही मानना चाहिए। में आपको अनिल कुमार शिंदे सर के साथ में देखा जाता है, तो भालकी तालुके में लोग आपके और अनिल कुमार शिंदे सर के साथ बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए सर। जैसा मेरा एजुकेशन हुआ, मैंने जो भी कुछ सीखा, मैं हमको अच्छा रहना है, समाज में ऐसा करना है, वैसा करना है, सब हमारे घर से घर के संस्कार है। और कठोर, कितना हम कठोर रहना है, मैं मेरे पिताजी से सीखा। और कितना दयालु रहना है समाज के साथ, और कितना दान धर्म जो भी करना है, दया दिखाना है, ये मेरी माँ से सीखा, मेरी आई से सीखा। उसके साथ साथ एजुकेशन में आने के बाद हमारे ज्ञानेश्वर सर जैसा गुरु मिले मेरे को। एजुकेशन में मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं मेरा बिजनेस गुरु मैं अनिल शिंदे साहब को मानता हूँ। एक हमारे ही तालुके में पैदा हुआ आदमी, एक खुन्नाड़ी बोल के छोटे गांव में एक बड़े पटेल घराने में पैदा हुआ। उस जमाने में 200-300 एकड़ खेत छोड़ के उन्हें लातूर में महाराष्ट्र में जाके रहे, एक छोटे होटल लॉजिंग के इससे बिजनेस चालू करे। वही इंसान पूरा मराठवाड़ी की डीलरशिप बजाज की लेता है। वही एक इंसान, हमारे में से ही एक इंसान वहां तक जाके महाराष्ट्र में जाके, उनका ना पैदा हुए सो स्टेट है, ना खुद की कुछ पहचान है, वहां जाके कुछ नई पहचान बनाता है।
टोयोटा के इतने बड़े बड़े, एक टोयोटा की गाड़ी लेना बहुत बड़ा मुश्किल है। गाड़ियों के उन्हीं 10-12 शोरूम खोल सकते हैं, उसके साथ टाटा के शोरूम खोल सकते हैं। उनके पास 1600 से 1600 प्लस एम्प्लॉयज काम करते हैं। वो मेरे लिए सच में बिजनेस गुरु है। और जब भी मैं उनके साथ बैठा हूं 90% बातें वो शिंदे साहब बिजनेस की करते हैं, 10% बातें इधर की उधर की होती है। जब मेरे को लगता है मेरे को बिजनेस में थोड़ा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बिजनेस नहीं कर सक रहा हूँ, मैं जबरदस्ती उनके पास में फोन करके जाता हूँ, आपको मिलना है। अगर 1 घंटा शिंदे साहब को मिला ना तो 3 महीने का रिचार्ज मार्केट छोड़ते हो। वो 3 महीने तक आदमी रुकता ही नहीं। वो सही में बिजनेसमैन है। वैसे जो लोग रहते हैं, एक एक सेकंड एक एक मिनट को जो वैल्यू देने वाले लोग रहते हैं, वो लोगों को समझ लेना सबके बस की बात नहीं है। अनिल शिंदे साहब के बारे में थोड़े लोग उल्टा बात करते हैं, थोड़े लोग सीधा बात करते हैं। जो उनको कैसा समझ लिए वैसा बात करते हैं। मैं इतना अच्छा उस इंसान को मैं समझ लिए सो हूँ। मेरे माताजी पिताजी को, मेरे बड़े चाचा को, मेरे गुरु को मैं जितना रेस्पेक्ट करता हूँ उतना ही रेस्पेक्ट मेरे पिताजी के बराबर मैं अनिल शिंदे साहब की करता हूँ। जब भी उनके पास मदद मांगने गया मेरे को वहां से मदद मिली। और जब भी मैं कुछ राय लेने को गया, सबसे भारी और सबसे सरल राय उन्हीं दी। जो एक पिता एक अपने बच्चों को राय देता है, उसी प्रमाण से मेरे को राय देते हैं। और मैं हार्डवर्क करता हूँ वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिजनेस में कितना सरल हूँ और कितना सही हिसाब रखने वाला आदमी हूँ, अनिल शिंदे साहब भी मेरे को अच्छा पहचान लिया। और मैं उनको लास्ट तक मेरा बिजनेस गुरु मानूंगा। जिस दिन मेरा हेड ऑफिस बहुत बड़ा होगा, उस हेड ऑफिस के सामने सबसे अच्छी मूर्ति अनिल शिंदे साहब को बनाऊंगा। वो आगे की बात है। उनको 100 साल की उम्र लगी, 100 साल की भी ज्यादा। मेरी भी उम्र वैसे आदमी को अच्छा लगने दो, मेरे गुरु है वो। मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ। वो जो मैं किसी को भी नहीं मानता उतना उनको मानता हूँ, ये सही है। दिन पहले एक आपका पॉम्पलेट देखा था मैं, जिसमें आपका एफडी रेट इंटरेस्ट 12% था। तो नेशनलाइज्ड बैंक 8 और 9% इंटरेस्ट दे सक रहे हैं। आपका क्या ऐसा बड़ा बिजनेस है जो आप 12% इंटरेस्ट दे सक रहे हैं? मेरा जो भी है बड़ा बिजनेस मेरा बैंक ही है। बैंक के सिवा मेरा दूसरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं। और ये बिजनेस में फाइनेंसर लोग 10,000 रुपए कटाकर 90,000 रुपए हाथ में दे रहे थे, और डेली 1,000 रुपए भरने के हिसाब से बिजनेसमैन की तरफ से 100 दिन भर ले रहे थे वो लोग। 100 दिन में कभी किसी को आराम नहीं रहता है, कभी किसी के फंक्शन रहता है, मैयत में जाना रहता है, दोस्त का काम रहता है, कुछ तो कुछ काम। इंसान बोले तो बहुत सारे रिलेशन है, वो कमाता है। तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे रहे थे फाइनेंसर। और मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा तो फाइनेंसर के ऊपर था। मेरा जो पेन पॉइंट है फाइनेंस है। वो फाइनेंस से कुछ भी करो, कितना भी करो, सब फाइनेंस को भरना और हम वापस घर खाली हाथ से जाना, ऐसा था। ये फाइनेंस तो बंद करना मेरे को था। वो 100 दिन का करे थे। मैं 1 साल का सबसे पहले लोन चालू करके देखा। वो वर्षान गिनती 12 महीने थोड़ा थोड़ा 1 साल के टाइम है। 1 साल के टाइम में कस्टमर भी उल्टा सिखाने लगा है हमारे एम्प्लॉयज को, पिग्मी एजेंट को। तो मैं समझा कि ये फाइनेंस और 1 साल इसके अंदर का मैं कुछ रास्ता निकालूं। फाइनेंस 3%, 4%, 5% का जा रहा है, तो मैं 1.5 रुपए, पौने 2 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से मैं लोन देना शुरू करूं। तो उसमें मैं लोन ढूंढ के निकाला कि 4 महीने का लोन दिया जाए। तो 1 से 21 दिन का जो लोन निकाला, मैं लोन का प्रोडक्ट का नाम ही रखा मैं लोन 1 to 1, 121 दिन में क्लियर करना है। तो मैं 18-21% से लोन देने चालू किया। 4 महीने में लोन ज्यादा वसूल होते गया। आज 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक से लोन जाता है, तो डेली 1,000 के हिसाब से भरे तो डेली 1 लाख रुपए कलेक्शन आने लगा। दूसरे दिन मैं ये 1 लाख रुपए दूसरे कस्टमर को मैं लोन करने लगा, और उनके जेब में पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के हिसाब से जाने लगे। उसमें से थोड़ा कुछ परसेंटेज फाइल चार्ज वगैरह कटाकर उस पर जाने लगे। तो 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को भी 36 पड़ने लगा, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ और दूसरे कस्टमर को दे रहा हूँ। और वो कस्टमर जिसको लोन पहले दिया उसका हल्का होने लगा, रोज के रोज भर रहा है। और उसको टाइम है कि 107 दिन में लोन क्लियर होता है, उसके पास और 14 दिन बच रहे कि तू छुट्टी मार, संडे जा, शादी कर, किसी की मैयत कर, कुछ भी कर, तेरे भी बच रहे। तो वो कस्टमर्स को भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे बैंक को भी इतना बड़ा करने में उसकी भूमिका जो है वो 1 to 1 लोन की है।
1-to-1 लोन से मैं 24% भी पकड़ा तो कस्टमर्स को मैं 12% दे रहा हूं। 6% या 8% तक मेरा खर्च जा रहा है, 4% मेरे बैंक को प्योरली मुनाफा बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। आज जितने भी सारे मेरे ब्रांचेस है, जितना भी मेरा पूरा लोक मुद्रा बैंकिंग है, वो मेरा बैंकिंग 2022 के बाद प्रॉफिट में है। 2022 तक छोटा प्रॉफिट, नहीं तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट पे चल रहा था। आज के डेट में पूरा का पूरा मैं प्रॉफिट में हूं और 12% अभी भी मेरी बैंक 500 करोड़ तक जाने तक तो मैं 12% ही दूंगा। 8 साल के करियर में ऐसा कभी हुआ होगा सर, कुछ बड़ी परेशानी आई होंगी, वो किसी परेशानी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? अगर बिजनेस करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा बनना है, बड़ा कुछ करना है, फेलर कंपलसरी है, परेशानी कंपलसरी है। जितने अच्छे दिन देखोगे उससे ज्यादा बुरे दिन देखने की हिम्मत रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बुरा दिन, बुरा वक्त मैं कहाँ देखा बोले तो कोविड में देखा। इससे बुरा वक्त मैं कभी आज तक नहीं देखा था। मेरे को वो सहन नहीं हो रहा था, फिर भी मेरे एम्प्लॉयज को और मेरे दोस्तों को, मेरे साथ में जो भी कुछ बढ़ते उनको 90% मेरी तकलीफ किसको मालूम होने नहीं दिया। जो भी कर रहा था मैं अकेला कर रहा था। बैंक के बाहर निकाल के मैं सबको फोन लगा के जोड़ लगा रहा था, कोई साहूकारी कैश मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे, कर्ज कैसे मिलेगा, कौन देगा। और बहुत अच्छा मेरा पहले से भी व्यवहार अच्छा था कि किसके भी पैसे लिए तो मैं टाइम के ऊपर वापस देता था। 2 के बैच के निकाला, 3 के निकाला, 4 के निकाला, जैसे के वैसे पैसे वापस देने की आदत थी। देखो मार्केट में आप कितना भी अच्छा आपका स्वभाव, आप बहुत अच्छा एक बड़े ऋषि मुनि के जैसा जी रहे और लिए 100,000 रुपए वापस नहीं दे रहे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू, मार्केट में आदमी कभी भी नीचे गिरने तो उसको ऊपर उठना है तो उसका पैसे का व्यवहार सबसे पहले अच्छा रहना है। और उस पैसे के व्यवहार में मेरा अच्छा व्यवहार था। लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके कोई चिट्ठी चपाटी नहीं, 1.25 करोड़ तक मैं प्राइवेट कर्जा निकाला था और लास्ट को सहन नहीं हो रहा था। मेरे पिताजी हमेशा 10,000 रुपए रहे तो उसमें से ज्यादा 500 से 1,000 रुपए का काम करे सो आदमी। उनको कर्जा बोले तो अंक काटा है, वो कर्जा से मालूम नहीं उनको। उनके 1-2 आदमी सही गांव में रहते थे, उनके तरफ से हैंड लोन लेना, हैंड लोन देना, इतना ही, उनको कर्जा बोल के मालूम नहीं था। और मेरा घर में ऐसा छिड़पिट करना और 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के बाहर निकलना, रात को 12 बजे आना, आने के बाद भी स्लैब के ऊपर जाके बोलना, बैठना उधर ही, ज्यादा नीचे नहीं आना। इसके चक्कर में पिताजी के समझ में आया, क्योंकि वह पिता है, उनके समझ में कुछ तो कुछ नहीं परेशानी में है। तो मेरे क्या ऐसा ही पूछे तुम क्या परेशानी है, कैसी परेशानी है, तुम मैं अलग ही देख रहा हूँ थोड़े दिन से आपका। बोलने के बाद मैं एक बार रोया, पूरा रो के बताया कि मैं इतना परेशानी में हूँ, सहन नहीं हो रहा मेरे सामने। मैं इस परेशानी में मैं भाग भी नहीं सकता, मैं आत्महत्या कर नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी खुद की परेशानी रही तो मैं कुछ कर सकता था। 1000 लोग मेरे ऊपर विश्वास करके पैसे दिए करोड़ों में, उनका विश्वास है। ये मार्केट 100% एक दिन खुलेगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, ये सब सही होगा, मगर तब तक जो ब्याज भरने में मैं परेशान हूं, मैं बहुत परेशान। पिताजी को बोल, पिताजी हमारे बचपन से बोले थे अगर कुछ परेशानी कर लेके अगाऊपना करके तुम बाकी कर्जा करेंगे, तुम मर गए तो भी मेरे हाथ का पैसा और खेत नहीं दूंगा। मगर उस टाइम में हमारे पिताजी पहली बार बोले ये खेत मेरे पिताजी ने बनाया सो, मेरे दादाजी ने लिए सो खेत है, ये खेत करोड़ों में बेच रहा है, वो खेत किसके पास गिरवी रख के पैसे लेंगे तब तक के लिए। मेरे को और दुख होने लगा कि भाई जो पिताजी 10,000 बाकी नहीं निकाला, वो करोड़ रुपए बाकी निकालने के बाद हमारे भाई के बहुत बड़े दन्ना सेठ के घर को गए। मैं पिताजी को लेके गए और 4 व्हीलर लेके जाऊं तो लोग पहचानेंगे बाकी निकालने आया, मैं 2 व्हीलर लेके गए। वो और हमारे भालकी के जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमको यस बोले 1 करोड़ रुपए देंगे। और मेरे हिस्से को जमीन 7 एकड़ कुछ चिल्लर आ रही थी। मेरे को जब 2 बेटियां थे तब मेरे को तकलीफ हो रहा था, मगर मैं पिताजी को साथ में लेकर उस घर को जाके उन्हें बोले तुम डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, हम 1 करोड़ रुपए देंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका कि 1 करोड़ रुपए देने को तो तैयार हो गया, भाई हमारे पास प्रॉपर्टी तो है,
एक साल के बाद क्यों नहीं था, मार्केट खोलेगा, बड़ा होगा, कुछ तो होगा। मगर मैं पिताजी को बाकी निकालने के लिए लेके गया, ये मेरे को बहुत बड़ा दुख हुआ। और बाहर आने के बाद मेरा हाथ ऐसा कांप रहा था, गाड़ी की चाबी ही नहीं मिल रही थी मेरे को चाबी डालने के। हकीकत है मेरे पिताजी है। उन्हें बोले अरे वो खेत किस लिए रहता है, हमारे ऊपर परेशानी आई तो चीज यूज करने का रहता है, नहीं तो कभी यूज करेंगे, जान देने के बाद यूज करेंगे, डरना नहीं। चल, मेरे को लगा कि मैं बहुत बड़ा हिम्मत वाला हूं, मेरे से मेरे पिताजी बहुत बड़े हिम्मत वाले। और मैं ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में गया तो पानी एक था, दो था, ऐसा करके हमारे वो भलकी के जो सेठ थे वो रेडी थे हमारे लिए, हमको पैसे देने के लिए। और मेरे बिल्डिंग के ओनर जो डॉक्टर जादव साहब है, उनको पीछे बच्चा कैसा है, देना क्या नहीं देना, उन्हें बोले थोड़ी परेशानी होगी, देव बच्चा अच्छा है बोले। वो भी बहुत बड़ा है ना, कोई पूछा अरे उसको कह को दे रहे, वो बहुत खराब आदमी है, नहीं तो मेरे को मत पूछ के देव बोले तो भी गलत होता। वो खुद बोले डॉक्टर साहब देव बच्चा अच्छा है। तो उस डेयरिंग पे मैं और काम को लगा कि 1 करोड़ आने वाले हैं, ये 1 करोड़ आने वाले हैं, काम को लगा। वो पानी होने के लिए 2-3 महीना लेट हो, वो लेट होने के चक्कर में बिजनेस पकड़ लिया, बिजनेस ऐसा पकड़ लिया। और मेरे को 21 दिसंबर 2022 में, शायद 21 में, मेरी तीसरा नंबर की बेटी पैदा हो गई। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, मगर उन्हीं पैदा हो गई जब से मेरा जो बिजनेस चलने लगा। तो हम बाद में 3 महीने के बाद हम सेठ को फोन करके बोले कि हमको पैसे नहीं लगने वाले, क्योंकि हमारा बिजनेस आप अच्छा पकड़ लिया है। तब तक मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए एफडी आई थी, सबका देना दे दे के हम पूरा सेटलमेंट करने में थे। वो जो मैं परेशानी देखा, किसी दुश्मन को भी वो परेशानी ना आए। और बैंकिंग का बिजनेस तो सबसे नाजुक बिजनेस है, और ये नाजुक बिजनेस में सभी का सभी पैसों का व्यवहार है। अगर पैसा मिलने के लिए कस्टमर को 1 दिन भी लेट हुआ तो 100 जन को जाके बोलेगा कि वहां पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बिजनेस के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां करता हूं बोले तो मेरे डिपॉजिटर को पैसा सही वक्त पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब 1 साल से मेरी बीवी भी ये बिजनेस में आई, वो भी, उसका भी एजुकेशन ओनली 12th है, मगर वो लोन डिपार्टमेंट और रिकवरी डिपार्टमेंट अच्छा संभाले। गए सो बाहर पैसा आ रहा है क्या नहीं उन्हीं देखते हैं, और मैं हाथ में पैसा सही डिपॉजिटर के जा रहा है क्या नहीं वो मैं देखता हूँ। और मेरे एम्प्लॉयज भी सारे 5-7 साल से एक्सपीरियंस हो गए, उनको बहुत अच्छा चला रहे। मगर वो जो कोविड का टाइम है, उसके पहले भी वैसा बुरा टाइम मैं नहीं देखा, आगे भी मैं देखना नहीं चाहता हूँ। अगर टाइम आया तो हिम्मत लगा के डट के खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा, ये पक्का। सर, कुछ दिन पहले विस्तारा की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया था, उसके बारे में कुछ बताइए सर। जो विस्तारा में अवार्ड दिया गया था वो बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड था। उनकी कोई टीम आई थी, हमारे सारे ब्रांचों, बैंकिंग ब्रांच को मिले और हमारे एग्रो के ब्रांच को मिल के वो पूरा हमारे बारे में स्टडी करे। और ये ईशान्य कर्नाटका में जो ये जो है, नॉर्थ कर्नाटका में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हुए वाला बैंकिंग का और एग्रो का बिजनेस बोल के हमारा नाम नॉमिनेट करे वहाँ पे। और उसमें जब मेरे को विस्तारा के स्टूडियो में मैं गया था तो मेरा अनुभव वो पहला था। न्यूज चैनल के ऊपर बात करना, उस स्टूडियो में जाना, पूरा मेकअप करना, कोड डालना, वो सब वो नहीं कर रहे थे, एक सेलिब्रिटी के जैसा कर रहे थे। मेरे को बहुत अलग लग रहा था और अलग फील हुआ। उसके साथ साथ हम मराठी मीडियम पढ़े, हम अभी कन्नड़ अच्छा सीख रहे, अच्छा सीख के बात करने के लिए, बात करने का वगैरह, क्योंकि हमारा एरिया, हमारा गांव, हर कास्ट का आदमी मराठी बात करता है। आज के डेट में भी हमको कन्नड़ा बड़ा मुश्किल है। मेरे को कन्नड़ा पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा आता है। मेरे 83 मार्क्स है 10 में कन्नड़ में, मेरा बहुत अच्छा कन्नड़ है। रेगुलरली बात नहीं करते इसलिए कन्नड़ा में थोड़ा ऊपर नीचे, और वो इंटरव्यू था कन्नड़ा में। फिर भी मैं कोशिश करके कन्नड़ा में जैसा का वैसा अच्छा इंटरव्यू दिया। और मेरे को एक्सलेंस जो बेंगलोर में वो सोनू सूद जो बॉलीवुड के स्टार आए थे, वो KGF 2 की हीरोइन सप्तमी गौड़ा, उनके हाथ से वो विस्तारा न्यूज का बिजनेस अवार्ड दे दिया गया। वो बिजनेस का अवार्ड, उस स्टूडियो में जो इंटरव्यू देना, ये मेरे जीवन का वो पहला का ये था, सिचुएशन था। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील। आपके जो पुराने दोस्त है वो लोग भी कभी कभी बोलते होंगे आपको, लय मोठा माणूस झालोस रे बाबा,
या कुछ और, या तारीफ में, या कुछ पीछे, तो उसके बारे में भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखो, मेरी एक आदत है, मेरे को जो अच्छा बोलता है और जो कर रहा है तो सही कर रहा है बोलता है, जो शाबाशी देता है, उस बच्चों के साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ। लोग बोलते हैं कि तेरे को चुप बड़ा बोल रहा है, तेरा खा रहा है। खा खा के कौन कितना खाएगा? चाय पानी एक पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों में तो ये सब कुछ रहता है। मेरी जो तारीफ करता है, मेरे को तू जो कर रहा है सही कर रहा है बोलता है, मैं उसके साथ ही रहता हूँ। और जो मेरे को उल्टा बोलता है, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा, वो सही भी बोल रहा हूँगा तो 1-2 मिनट समझा, और बाद में 10-20 मिनट मेरे को बोल तू सही कर रहा है, तो मैं उसी दोस्तों के साथ रहता हूँ। और पैसा आने के बाद में रिश्ते बहुत सारे टूट जाते हैं, ये मैं अनुभव लिया। अनुभवी लोग बोलते हैं, बुढ़े लोग, बहुत सारा ये बुजुर्ग लोग समझा के बोलते हैं, तब तक नहीं समझ में आता जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखते। मैं, मेरे रिलेशन के लोग बहुत सारे नजीक वाले दूर हो गए सो मैं देखे सो, उनको अगर टाइम पड़ी उनको पैसा देना अच्छी बात है, हेल्प करो, हेल्प करना है। जिस दिन मांगने गए उस दिन दुश्मनी मोड़ लेना, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो दोस्त हो, मगर उनको मालूम नहीं मेरे पास पैसे आ रहे, मैं कमाई करके 100 करोड़ रुपए कमाए, 5-10 लाख रुपए 25 लाख रुपए डुबाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 करोड़ रुपए मेरे पास है। मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, इतना बड़ा बैंक बना, ये सही है, मगर 100 करोड़ रुपए मेरे घर के नहीं है, पब्लिक फंड है, पब्लिक मनी है, और उतना 1 रुपए के हिसाब से मेरे ऊपर कर्जा है आज भी। उसको, वो पैसों को मैनेज करना है, वही लोगों में कर्जा देना है, उसमें ही कमाना है, वो वापस देके, और ये सब मैनेज करना है। वो उनके समझ में नहीं आता, इसके पास सब कुछ है तो हमको देना। हर किसी को लग रहा है, बहुत सारे दोस्त है हमारे, सबको एक अलग अलग लगता है। पैसा आने के बाद बहुत ये है, बहुत सारे लोग मेरी अच्छी तारीफ करने वाले भी है। मेरे जो पुराने, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो संगठन में काम किए, मेरे दोस्ती है, जो भी है, ऐसा एक भी दोस्त बोलना मैं मदद मांगने गया था मैं नहीं किया बोल के, कौन भी बोलना, छाती पे हाथ रख के बोलना, कहे मैं इसको मदद मांगा, मेरे को मदद नहीं किया, मैं 100% मदद किया, मेरे से जितना हो सकता है उससे भी मैं ज्यादा मदद किया। मेरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बीदर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में जितने भी लोग हैं, जैसा हो सकता है मेरे हाथ से किया। जो समझदार है वो लोग पैसा वापस कर रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, उसका व्यवहार चालू है। जो नासमझ है उनको उतना ही समझ में आ रहा है, कोई दोस्त भी छोड़ के जा सकता है, कोई रिश्तेदार भी छोड़ के जा सकता है, उन्हीं छोड़ के जा रहा है बोल के उसके पीछे पड़ के ये सारा बिजनेस तो बंद करने को नहीं आता। पैसे आने के बाद सबसे पहले रिश्ते टूट जाते हैं, जो नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। पुराने वालों को क्या लगता है, पैसे वाले वो बड़े देख के उसके साथ ही नहीं रह रहा है, हमारे साथ नहीं रह रहा है, मगर ये मेरा बिजनेस है। मैं बैंक होने के बाद तो किसी के भी साथ भी, बड़े आदमी के साथ ऐसा दोस्ती करके उसके साथ ज्यादा नहीं बिताया। आज भी जो मेरे पुराने दोस्त है, यहाँ हमारे गांव में के दोस्त है, उनके साथ ही मेरे को रहना, उनके साथ फिरना, उसके साथ घूमना, उसके साथ ही चाय पानी करना, पार्टी करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बाहर के नए दोस्त बनाना, बड़े लोगों के साथ रहना मेरे को बिल्कुल आदत नहीं। पैसा आने के बाद में रिलेशन में थोड़ा अफरा तफर होगा, उसको संभालना होगा, उसको साथ में लेके चलना होगा। जिसको जितना गुस्सा है उतना हमारे बारे में बुरा बोलेगा, और जो उसको अच्छा लगा वो अच्छा भी बोलेगा। वो सब सुनने की और ताने मार लेने की आदत बना लेनी पड़ती है, उसका कोई बड़ा ये नहीं है। सर, न्यू स्टार्टअप्स और यंग जनरेशन को आपका क्या सलाह रहेगा सर? जो लोग बिजनेस में न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, उसका वो पक्का एक ध्यान में रखे, परिस्थिति खराब आने वाली है, फेलियर आने वाला है। जब तुम हिम्मत क्या लगाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अब कोई लड़का, मैं IAS बनूं, मैं KS बनूं, मैं UPSC में पास हो जाऊं, वो ऑफिसर बनूं, ये ऑफिसर बनूं, जो भी कुछ सोच रहा है, उसका भी वो एक लाइफ का, करियर का स्टार्टअप ही है, वो भी एक बिजनेस की तरह है। अगर मिला सही है, नहीं मिला फिर भी तू हिम्मत से दूसरा लड़, उससे भारी कुछ बनेगा। अगर मैं मास्टर नहीं बना बोल के घर में अगर बैठता था तो ये सब नहीं कर सकता था।
और जब हम मार्केट में कुछ तो नया करने की, बड़ा करने की बात बोलते, तब हमारे आजू बाजू वाले, साथ वाले ज्यादा हंसते। मैं 2016 में उद्घाटन के दिन जो भाषण दिया था, मेरे साथ में रहे वाले दोस्त लोग एक 10 बार टिंगल मेरी निकाल के हंसे, मेरे तक बात आई नाम के साथ, फिर भी नहीं बोला। मेरे को दिख रहा है वो सक्सेस, उनको नहीं दिख रहा है, इसलिए हंस रहे। वही हंसने वाले लोग एक दिन ताली भी मारने वाले हैं। जब भी तुम कोई बिजनेस स्टार्टअप करते, जब फेलोर आएगा तब कितना हिम्मत लगाते, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो लोग फेल हो रहे, उनको सक्सेस के तरफ आने के लिए उसके हैबिट्स बदलना होगा। आज का यंग जनरेशन सबसे ज्यादा कहां बिगड़ रहा है बोले तो मोबाइल के ऊपर बिजी है। और मोबाइल के साथ साथ वो जो रम्मी खेल रहा है, वो जो पत्ता खेल रहा है, वो जो सट्टा मटका खेल रहा है, इसमें हमारी 20% पीढ़ी आज के डेट में बर्बाद है। आज के हमारे जैसे छोटे गांव में, खेड़े खड़े गांव में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो कर्जा कर लिए बच्चे, मेरे गांव का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा पूरे 70 एक महीने में तो एक न्यूज आ रहा है कि मोबाइल में कुछ तो खेल के वो बच्चा मर गया, सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया, भाग गया, पटरी में पड़ के मर लिया। ऐसा जो हो रहा है, इससे बाहर निकलना, आज सही में किसको संगठन करना है तो इसके ऊपर काम करना है, युवाओं को इधर लाना है और उनके जो हैबिट्स लगे, हैबिट्स से बाहर आना है, उनकी विचारधारा बदलना है। वो युवाओं ने, वो जो युवा आज, जो पहले के लोगों में क्या था, वो बच्चा सिगरेट पी रहा है, वो बच्चा गुटखा खा रहा है, इतना ही सीमित था। आज जो हाथ से मोबाइल के ऊपर पैसे खेल रहे, कहां भी बैठ के पैसे जो डाल रहा है, ये बहुत बड़ा उसका करियर के लिए फेलोर बहुत बड़ा साबित हो रहा है। वो लोग उधर आ जाए, जो स्टार्टअप करे वो हिम्मत से स्टार्टअप करे, जो कोई करियर के लिए अपने एग्जाम्स वगैरह कंटेस्ट करे, उसको वहां नहीं मिले तो वो हिम्मत से है कि और कुछ नया करने की कोशिश करे। और ये कुछ तो कुछ रोज नया करने की आदत डाल के ही लेना पड़ेगा। और जिसको बिजनेस करना है ना, वो घर से पैसे कोई भी लाके नहीं करता, घर से पैसे लाके करता है तो उसका बिजनेस सीमित रहता है। वो बाहर से पैसे कैसा जनरेट करके क्या बिजनेस कर सकता है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाए। और सारे बच्चे उसके पर्सनल हैबिट्स के बाहर आके बिजनेस करे तो बिजनेस सक्सेस हो सकता है। और जो लोग हिम्मत करेंगे बिजनेस में आने की, वो जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा कहना है। तो ये थे हमारे साथ में लोकमुद्रा ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन श्री सुभाष शिरोडे साहब। हम विश करते हैं कि आपका ग्रुप और ज़्यादा बड़ा हो और आप और ज़्यादा ब्रांचेस खोलें, बहुत सारे लोगों को नौकरी दें। नमस्ते।